That is of GST, and that we'll see with the help of PPTs as we have discussed, so we can cover a little more number of informations quickly. One is that news is there, current news, that a decision has been taken that there will be no GST for businesses which are having the turnover of up to 40 lakh. पहले ही जो एग्जम्पशन लिमिट थी वो 20 लाख की थी, अब इसको बढ़ा करके कर दिया है 40 लाख। साथ ही साथ वो बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है वो एक कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, जिसमें आपको फिर वो जो जीएसटी नॉर्मल जीएसटी का पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करना है, सिर्फ 1% ऑफ द टोटल टर्नओवर आपको टैक्स के तौर पे पे करना है। सो 1% tax has to be paid, that is a composition scheme उसमें, and then right, but this is limited only up to the 1.5 crore turnover that is a gross sale or gross receipt, उसको बोलते हैं turnover। जो अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और हिमाचल प्रदेश है तो उसके केस में this limit is 75 lakh। but when we talk about this, so please remember here two important question arises। one question is the decisions comes within the purview of GST council, और दूसरा GST से रिलेटेड ही क्वेश्चन हो गया। सो एक क्वेश्चन क्या है ये, इनके बारे में शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट मे कम इन द एग्जामिनेशन। नंबर 1, पहली बात तो 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये है जिसने प्रोविजन किया विद रिस्पेक्ट टू द जीएसटी। सो it made provisions in constitution, it made provisions with respect to GST in the constitution of India। GST क्या है GST? So one remember is GST is a tax on supply, tax on supply of goods or of services, supply of goods or of services or of both, और ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और ऑफ बोथ। देखने में छोटे से क्वेश्चन लगते हैं पर जब एग्जाम में आते हैं तो यही कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। यहाँ वर्ड सप्लाई है, नॉट परचेज, नॉट सेल। यहाँ क्या लिखा है? टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और ऑफ सर्विसेज और ऑफ बोथ, एक्सेप्ट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ alcohol, supply of alcoholic liquor for human consumption। ये जो शराब की बिक्री है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वो उसके लिए इसके उस पर जो टैक्स लगेगा वो टैक्स जो है सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर, इट मींस लिकर की सप्लाई पर जो टैक्स लग रहा है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। सो टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट दैट द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दिस इज एज पर डिफाइंड इन आर्टिकल 366 of Constitution of India, Article 366 of the Constitution, defined under Article 366 of the Constitution, defined under Article 366 of the Constitution, that is GST। अब दूसरी बात, GST कौन लगा सकता है? तो 101st Constitution Amendment Act, इसने क्या किया? नंबर याद रखेंगे, 101st Constitution Amendment Act, it empowered Parliament and state legislature, it empowered Parliament and state legislature to impose GST। GST लगाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, एज वेल एज अ स्टेट लेजिस्लेचर। यहां पर स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूडिंग लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, लेजिस्लेचर ऑफ यूटीज जहां लिख रहे हैं तो यूटीज का मतलब है यूनियन टेरिटरीज, वो यूनियन टेरिटरीज जिनकी लेजिस्लेचर है वो भी। सो यूनियन टेरिटरीज, एग्जांपल, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर हैविंग लेजिस्लेचर इन इंडिया? उसको हम बोलते हैं यूटीज विद लेजिस्लेचर। तो हाउ मेनी यूटीज आर देयर विद लेजिस्लेचर इन इंडिया? एज ऑफ नाउ वी हैव 3 यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर इन इंडिया। one is Puducherry, second is Delhi, and third is Jammu and Kashmir। तो यहाँ पे भी लेजिस्लेचर है, यहाँ पर भी लेजिस्लेचर है, यहाँ पर भी लेजिस्लेचर है। एक छोटा सा क्वेश्चन याद रखना प्लीज रिमेंबर, हाउ मेनी टोटल यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? सो डोंट कमिट मिस्टेक प्लीज रिमेंबर। हाउएवर इट मे सीम टू बी एन इजी क्वेश्चन बट स्टिल मेनी स्टूडेंट may commit mistake in the examination if we talk about the state and the union territories in India, state and UTs in India। So how many state and UTs are there in India? We have got 28 states, and how many union territories?
8 union territories. 8 union territories. Generally, people may commit mistake because after this reorganization of Jammu and Kashmir in 2019, with effect from 31st of October 2019, ये हम जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, पोस्ट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद में हमने देखा है पहले 29 स्टेट्स से, तो 29 स्टेट्स -1 दैट बिकेम 28 स्टेट्स। तो 28 स्टेट्स का नंबर कम हो गया 28। लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज पहले कितनी थी, वहां पे पहले यूनियन टेरिटरी 7 और प्लस 2 नई यूनियन टेरिटरीज आ गई। वन इज जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकंड वाज लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो टोटल यूनियन टेरिटरीज कितनी होगी 9। लेकिन इसके बाद में फिर से हमने देखा लेटर व्हाट हैज हैपेंड ओवर देयर, 2 यूनियन टेरिटरीज, वन वाज दादरा एंड नगर हवेली, Dadra and Nagar Haveli, and as well as the Daman and Diu. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. Daman and Diu. इनका क्या हो गया, इनका amalgamation हो गया. They have been amalgamated. So they have been amalgamated. इनको मिक्स कर दिया, अमलगमेशन हो गया, और अमलगमेशन के बाद में एक नई यूनियन टेरिटरी बन गई है दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। नाम पूरा नाम है दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, 1 यूनियन टेरिटरी एंड दैट्स व्हाई रिमेंबर। तो जो 7 + 2 9 हुई, उस 9 में से एक माइनस हो गया, सो -1, इट मींस टोटल कितनी बच रही है 8। सो 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट। इन 8 यूनियन टेरिटरीज में से 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जहां पर लेजिस्लेचर भी है। सो विद लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर में अगर एक ही हाउस होता है तो उस हाउस को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर 2 हाउस हैं तो एक हाउस होगा लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल। विद लेजिस्लेचर क्योंकि एक ही हाउस है तो वो हाउस यहाँ पर है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट हुआ करता था तो वहां पे 2 हाउसेस थे, लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट यहाँ पर अब 3 हमने कौन कौन से देखे हैं, दिल्ली में है, पुदुचेरी में है एंड जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर, और बाकी के जो 5 हैं 3 विद लेजिस्लेचर एंड 5 आर विदाउट लेजिस्लेचर। सो दैट्स 1 पॉइंट रिमेंबर। तो इसे याद रखना 2019 में these 2 have been merged together and now we are having Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu as 1 union territory, एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे। तो वापस आएंगे यहाँ पे, हमने क्या देखा कि जीएसटी इंडिया में कौन लगा सकता है, एम्पावर्ड पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जीएसटी लगा सकते हैं, पार्लियामेंट भी लगा सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लगा सकती है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो एक और पॉइंट क्या है कि 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैज इंसर्टेड 3 articles and amended 3 articles and amended other articles, और दूसरे आर्टिकल्स को कुछ many other articles, बहुत सारे दूसरे आर्टिकल्स को इसमें कुछ चेंज भी किया है। लेकिन जो 3 आर्टिकल्स जोड़े हैं, तो कितने आर्टिकल्स 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने जोड़े हैं, 3 आर्टिकल्स दे हैव इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वन इज आर्टिकल 246A, वन इज आर्टिकल 269A एंड वन इज आर्टिकल 279A। 279A किसकी बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द जीएसटी काउंसिल। तो क्या जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? यस, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 279A, और 279A हैज बीन इंसर्टेड बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जब हम 246A और 269A को अगर हम ध्यान से पढ़े तो हमें क्या समझ में आता है कि जीएसटी कितनी तरीके का हो सकता है। एक जीएसटी हो सकता है, दिस इज अ जीएसटी व्हिच विल बी कॉल्ड एज अ यूनियन जीएसटी, तो उसको बोलेंगे सेंट्रल जीएसटी। तो एक तो सेंट्रल जीएसटी है, दूसरा है स्टेट जीएसटी, तीसरा है यूनियन टेरिटरीज जीएसटी, यूटी जीएसटी। ये यूटी जीएसटी, इस सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, हम यहाँ पे जब स्टेट की बात कर रहे हैं जीएसटी के लिए, तो स्टेट में उनको भी शामिल कर रहे हैं जहां पर यूनियन टेरिटरीज हैं। इट मींस ये 28 और प्लस वो 3 जहां पर यूनियन टेरिटरीज है, और ये जब यूटी की बात कर रहे थे यहाँ पर वो 5, और सेंट्रल जीएसटी तो फिर सेंट्रल जीएसटी है। और इसके अलावा क्या है यहाँ पे, इसके अलावा देयर विल बी, सो वन इज सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और एक आईजीएसटी। क्या है आईजीएसटी? दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। दिस इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल जीएसटी किसने लगाया है? दैट इज बाय लॉ बाय पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट ने लगाया हुआ है, बाय लॉ बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की पावर है और पार्लियामेंट ने इस पावर को यूज किया है। ये किसने लगाया है? स्टेट लेजिस्लेचर। मैं पहले ही बता चुका हूं, जब भी जीएसटी की बात करेंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर में वो लेजिस्लेचर भी हैं जो यूनियन टेरिटरीज में है। ये किसने लगाया है? ये लगाया हुआ है पार्लियामेंट ने। तो पार्लियामेंट के पास पावर है, तो बाकी की वो 5
जगह है, यह उन यूनियन टेरिटरीज के लिए पार्लियामेंट ने लगाया। और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी वो किसने लगाया है? दिस इज आल्सो इंपोज्ड बाय द पार्लियामेंट, दिस इज पार्लियामेंट। अब एक एग्जामिनेशन के समझने के लिए, अगर जीएसटी है तो जीएसटी में कॉम्बिनेशन हो सकता है, जीएसटी कॉम्बिनेशन, जब भी जीएसटी लगेगा तो जीएसटी का कॉम्बिनेशन क्या होगा? जैसे एग्जांपल के लिए अगर 18% जीएसटी है तो 18% में क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? तो जीएसटी कॉम्बिनेशन क्या है? नंबर 1 ऑप्शन हो सकता है, या तो ऑप्शन ये है, आप ऐसे समझ सकते हो, जीएसटी क्या है? दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस में बी इन द जीएसटी। एग्जांपल सपोज ये एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, दिस इज यूपी, यूपी से एग्जांपल के लिए ये गुड्स जाते हैं दिल्ली, तो ये दिल्ली हो गया, और ये यहाँ पर इंटर स्टेट यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो जब ये यूपी में अगर सप्लाई हो रही है तो यहाँ पर जब जीएसटी लगेगा तो यहाँ पर दो जीएसटी होंगे, 50% और 50% जो भी रेट है। अगर 18% रेट है तो 18% का तो मैं 9% यहाँ पर हो गया और 9% यहाँ पर होगा। इसको ये होगा सेंट्रल जीएसटी, दिस विल बी सेंट्रल जीएसटी एंड दिस विल बी, ये होगा यूपी जीएसटी, दिस इज यूपी जीएसटी। सो 9% यूपी जीएसटी, 9% सेंट्रल जीएसटी। फिर अगर ये इंटर स्टेट जाएगा तो इंटर स्टेट के केस में होगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटर स्टेट एग्जांपल 18% ये होगा। अगर यहां से दिल्ली होगा तो दिल्ली में फिर वही 50-50% होगा, 50% होगा सेंट्रल जीएसटी और 50% होगा दिल्ली जीएसटी, ये दिल्ली जीएसटी होगा, दिल्ली जीएसटी, दैट इज स्टेट जीएसटी, स्टेट इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज व्हिच आर हैविंग द लेजिस्लेचर। तो कॉम्बिनेशन क्या रखेंगे? या तो आईजीएसटी है तो 100% होगा, अगर यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल है, सेंट्रल और स्टेट है तो 50-50 होगा, राइट, सेंटर स्टेट है तो 50-50, सेंटर और यूनियन टेरिटरी है तो 50 and 50, और अगर आईजीएसटी है तो फिर पूरा 100। तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? या तो कॉम्बिनेशन है सीजीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी, या फिर कॉम्बिनेशन है सीजीएसटी प्लस यूनियन टेरिटरी जीएसटी, या फिर कॉम्बिनेशन है, या फिर ऑप्शन है आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप याद रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कि सीजीएसटी भी लगा हुआ है और आईजीएसटी भी लगा हुआ है, नो, ये 50% होगा, ये 50% होगा, दिस इज 50%, दिस इज 50%, ये 50% होगा, ये 50%, तो 100% हो गया, और ये पूरा 100% होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेट जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी, नो, राइट, जस्ट रिमेंबर इज वन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू विद रिस्पेक्ट टू द जीएसटी पार्ट। नंबर 2, जीएसटी क्या है? So GST we have already talked about that. Again remember, when we talk about the GST, it has been added to the Constitution of India by 101st Constitution Amendment Act. क्या ये Constitution of India में define है? Yes, Article 366 में define किया है, और उसमें लिखा है कि GST with supply of goods or services or of both, लेकिन अल्कोहलिक लिकर फॉर पर्सनल कंजम्पशन नहीं। अब GST के रेगुलर तौर पे क्या डिसीजन लेने हैं, क्या रेट होगा, किसको इंक्लूड किया जाए, किसको एक्सक्लूड किया जाए, किसको एग्जाम किया जाए, तो उसके लिए एक बॉडी बना दिया, और उस बॉडी का नाम है दैट इज द जीएसटी काउंसिल। सो वन क्वेश्चन, जीएसटी काउंसिल कैसी बॉडी है? जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, constitutional body, it has been created by constitution, that is why it is a constitutional body. So GST council, it is established as per article 279A, article 279A, GST council, president of India by order needed to establish GST council needed to establish GST council within 60 days, within 60 days। जब से ये 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इफेक्ट में आया, उसके 60 दिन के अंदर जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करना था। क्वेश्चन है कितने दिन के अंदर? 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, 60 दिन के अंदर। सो आंसर इज व्हाट? 60 डेज, दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये फिर एस्टैब्लिश हो गया, दैट्स अ जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी की काउंसिल के अंदर कौन कौन है? तो कंपोजिशन, वन क्वेश्चन इज कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में नंबर 1 तो कौन है? नंबर 1 इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ये क्या है? ये चेयरपर्सन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस दैट इज चेयरपर्सन, ये चेयरपर्सन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वुड बी चेयरपर्सन, जैसे अभी निर्मला सीतारमण तो दैट्स अ चेयरपर्सन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस प्लस यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट मींस वो मिनिस्टर जिसके पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा है, राज्य मंत्री जिसे हम बोलते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो एक यहाँ पर एमओएस फाइनेंस, तो ये हो गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, एमओएस फाइनेंस। जैसे भी अनुराग ठाकुर है तो दैट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्लस वन फाइनेंस मिनिस्टर और
finance minister or revenue minister or any other minister or any other minister, examination point of view, any other minister from each of the states, जितने स्टेट्स हैं सबसे वन फाइनेंस मिनिस्टर या फिर रेवेन्यू मिनिस्टर या फिर कोई दूसरा मिनिस्टर हो सकता है जो भी नॉमिनेट करेगा स्टेट मिनिस्टर फ्रॉम ईच ऑफ द स्टेट एज नॉमिनेटेड बाय स्टेट्स, जो भी नॉमिनेट करेगा स्टेट में। पहले ही बता चुका, जब भी स्टेट जीएसटी वाले हम काउंसिल में या जीएसटी के लिए स्टेट बात करेंगे, वहां स्टेट का मतलब है वो यूनियन टेरिटरीज जिनमें लेजिस्लेचर है वो भी शामिल है। एग्जाम्पल दिल्ली है, इसमें पुदुचेरी आएगा, जम्मू एंड कश्मीर भी आएगा। और ये जो लोग हैं, ये चेयरपर्सन कौन है जीएसटी काउंसिल का? चेयरपर्सन होगा जो अपने आप मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, वो अपने आप चेयरपर्सन बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन, एक्स ऑफिसियो बिकॉज ऑफ दिस ऑफिस। जो भी यहाँ पर आएगा वो ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन हो गया है, या ऑटोमेटिकली इस ऑफिस की वजह से। सो एक्स ऑफिसियो मींस अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नाम नहीं लिखा होता है, निर्मला सीतारमन नहीं लिखा, यहाँ लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज देयर, ऑटोमेटिकली विल बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। लेकिन ये जो लोग होंगे, दीज मेंबर्स, ये जो मेंबर्स हैं बाकी के दो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर हैं, दे विल इलेक्ट, राइट, दे विल इलेक्ट one among themselves, one from among them। ये आपस में से एक को इलेक्ट करेंगे एज वाइस चेयरपर्सन। एक पर्सन उनमें से वाइस चेयरपर्सन इलेक्ट होगा, और ये वाइस चेयरपर्सन कौन इलेक्ट करेगा? ये लोग इलेक्ट करेंगे वाइस चेयरपर्सन टू बी इलेक्टेड बाय दोज ministers who are representing the state. So that is the GST council। और ये जितनी भी day to day decision including exemptions, rate को कितना क्या करना है within the limit which has been given by the Parliament of India, वो decision कौन ले रहा है? GST council। एग्जाम्पल के लिए मैक्सिमम जो सेंट्रल GST हो सकता है वो 20% हो सकता है, मैक्सिमम CGS स्टेट GST वो 20% हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि 20% से ज्यादा GST, नो, मैंने आपको क्या बताया, सेंट्रल GST का मैक्सिमम रेट अभी कितना पार्लियामेंट ने फिक्स कर दिया है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसके अंदर आप जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेंगे तो मैक्सिमम कहां पर है? 20% होगा। स्टेट जीएसटी मैक्सिमम कितना होगा? 20% होगा। फिर इसके बाद में यूनियन टेरिटरी जीएसटी मैक्सिमम कितना होगा? 20% होगा। और आईजीएसटी मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है? मैक्सिमम रेट विल बी दिस। और हमें पहले से पता है कि जब भी जीएसटी लगेगा तो जीएसटी कैसा होगा? या तो सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी है, या फिर सेंट्रल जीएसटी प्लस यूनियन टेरिटरी जीएसटी है, या फिर दिस इज आईजीएसटी। तो जब ये होगा तो 20, इसका मतलब है मैक्सिमम कितना हुआ? मैक्सिमम रेट जीएसटी का कितना हो सकता है? 40%। यहां पर भी कितना है? 40%। यहां पर भी कितना है? 40%, क्योंकि 2020 होगा, ये 2020, ये 40 है, आईजीएसटी 100% 40। सो ये मैक्सिमम है, लेकिन इसके अंदर कम ज्यादा करना है तो वो पावर किसके पास है? जीएसटी काउंसिल कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो अगर इसको हटाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस आर्टिकल के तहत आता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके प्रोसेस के हिसाब से अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है तो एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग एंड एज वेल एज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और अगर जीएसटी काउंसिल वाला अमेंडमेंट है तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट भी है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके लिए मिनिमम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की रेटिफिकेशन भी चाहिए है, जिसमें जीएसटी काउंसिल भी आता है। कि अगर जीएसटी काउंसिल वाले प्रोविजन को 279A में कोई चेंज करना है तो इसके लिए ना केवल 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग एंड एज वेल एज मोर देन हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, हर दोनों हाउसेस में रेजोल्यूशन पास करना है, वो उसके अलावा जब ये हो जाएगा तो फिर मिनिमम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल आल्सो बी रैटिफाइंग दैट अमेंडमेंट। फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल साइन, फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो इफेक्ट में आएगा अगर ये जीएसटी काउंसिल या बाकी कुछ और भी प्रोविजन उससे भी रिलेटेड है, पर तब तक अभी हम जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड। फिलहाल याद रखेंगे आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो एक हमने सोचा, अभी देखा जीएसटी काउंसिल की कोरम क्या है? जीएसटी काउंसिल कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। एक मीटिंग करनी है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट,
present for constituting a valid meeting, 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 बता देना टाइम को तो, for constituting a valid meeting, GST council quorum, minimum number of members to present for constituting a valid meeting, उसको बोलते हैं this is quorum. So that's a GST council. जब quorum की बात करते हैं, फिर से याद रखना, quorum means कम से कम इतने लोग होने चाहिए. अगर वहां पे हम बात करें, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम quorums की बात करें, कोरम इफ यू सी, तो जीएसटी काउंसिल का जो कोरम है, जीएसटी काउंसिल कितनी चाहिए है कोरम? हाफ ऑफ द मेंबर्स. यहाँ पे जो मेंबर्स का मतलब है वो जैसे सेंटर एक मेंबर है और बाकी जो स्टेट्स हैं वो मेंबर है, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, पर यहाँ पर हाफ ऑफ द मेंबर्स. नंबर 1 इज दिस, हाफ कम से कम आधे होने चाहिए. जैसे जीएसटी काउंसिल हाफ ऑफ द मेंबर्स, ये कोरम है. जैसे लोकसभा के कोरम की बात करेंगे तो व्हाट इज द कोरम ऑफ लोकसभा? लोकसभा इज 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ, 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ, वो लोकसभा की कोरम है. एग्जांपल के लिए 543, 10% करेंगे तो 54.3, राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हुआ? 55. उसी तरीके से अगर राज्यसभा का कोरम देखेंगे तो व्हाट इज द कोरम ऑफ राज्यसभा? Quorum of Rajya Sabha is also 1/10 of the strength. That is the quorum here. So that is 25. अगर 245 देखेंगे तो 10%, that's 24.5, that is 25. राज्यसभा 1/10. उसी तरीके से अगर हम देखते हैं ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें कोरम कितना है? 9 जजेस का कोरम है. कम से कम 9 जजेस चाहिए, अदरवाइज मीटिंग शुरू नहीं होगी. तो कोरम कभी कभी क्वेश्चन आता है, हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति. कोरम मींस कम से कम इतने लोग होने चाहिए, अदरवाइज मीटिंग शुरू नहीं होगी. एक वैलिड मीटिंग के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? तो जीएसटी काउंसिल में आधे सदस्यों का होना जरूरी. जैसे लोकसभा में 1/10 होना चाहिए, अगर लोकसभा में 1/10 नहीं है तो फिर मीटिंग शुरू नहीं होगी. दैट्स रिमेंबर एज सो जीएसटी काउंसिल. अब जीएसटी काउंसिल का डिसीजन कैसे लेते हैं? सो जीएसटी काउंसिल डिसीजन, जीएसटी काउंसिल डिसीजंस, प्लीज डू रिमेंबर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन शॉर्ट. पहली बात तो जीएसटी काउंसिल में है कौन? जीएसटी काउंसिल में हमने देखा है एक तो फाइनेंस मिनिस्टर जो चेयरपर्सन है वो, इसके अलावा एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, प्लस साथ ही साथ हमने देखा है हर स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, या फिर जो भी मिनिस्टर स्टेट को लगता है सही वो, और वो आपस में से एक वाइस चेयरपर्सन भी चुनेंगे. जब डिसीजन की बारी आती है, यहाँ वोट की बारी आती है, तो जीएसटी काउंसिल में डिसीजन किस तरीके से होता है? जीएसटी काउंसिल डिसीजन, क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है डिसीजन हैज बीन टेकन बाय कंसेंसस, सर्वसम्मति. सर्वसम्मति से डिसीजन लिया जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन जीएसटी काउंसिल डिसीजन के लिए क्या चाहिए है? मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है? मिनिमम नीडेड इज, क्या चाहिए है? मिनिमम रिक्वायर्ड इज, क्या है मिनिमम रिक्वायर्ड? 3/4, 75% ऑफ द वेटेड वोट्स, 3/4 वेटेड वोट्स. इसका मतलब है 75% ऑफ द वेटेड वोट्स चाहिए, जहां पर सेंटर का जो वेट है, सेंटर्स वेट इज 1/3, इसका जो वेट है वो 1/3 है, और ऑल स्टेट्स टुगेदर, ऑल स्टेट्स प्रेजेंट टुगेदर, जितने भी स्टेट हैं उनका सबका मिलाकर के 2/3 हो गया. एग्जांपल के लिए फिर मींस अगर हम टोटल वोट्स देखें, सपोज एक सेंटर हो गया और साथ ही साथ फिर वहां पर सपोज 27 स्टेट्स आए हैं, 27 स्टेट्स उस मीटिंग में हैं. अगर 27 स्टेट्स उस मीटिंग में है और सेंटर भी उस मीटिंग में है, तो सेंटर का टोटल वेटेज वोट का कितना हो गया? 1/3. एग्जांपल के लिए अगर हम ऐसे समझें कि सपोज 30 वोट हो गए, तो इस 30 वोट में से 10 वोट किसके हो गए हैं? 10 वोट हो गए हैं ऑफ सेंटर, और 20 वोट किसके हो गए हैं? 20 वोट हो गए हैं स्टेट्स के. तो ये 20 वोट कितने स्टेट्स में बांटे जाएंगे? ये 27 स्टेट्स में बांटे जाएंगे. सो इन दैट प्रोपोर्शन वो, क्योंकि ये टोटल 20 स्टेट्स किसके, 20 वोट्स किसके हो गए हैं? ये स्टेट्स के हो गए हैं, लेकिन उनका टोटल वेटेज कितना है? टोटल वोटेज इज 2/3, इसलिए टोटल 30 में से 20 इनके गए हैं और 10 किसके हो गए? सेंटर के. तो यहाँ पे याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिसीजन हो रहा है, वो डिसीजन जब लिया जा रहा है तो वहां पर सेंटर का एक वोट नहीं है, सेंटर के टोटल कितने वोट हो गए हैं? 1/3, और स्टेट के टोटल कितने वोट हैं? 2/3. उसके बेसिस पर 75% ऑफ द वेटेड वोट चाहिए. इट मींस हमें एक तरीके से एक बात समझ में आ रही है कि अगर सेंटर ने ना बोल दिया तो फिर कभी भी 75% तो होगा ही नहीं, अगर सारे स्टेट्स भी एक साथ आ जाएं. क्यों? क्योंकि 2/3 का मतलब है 66.66, 66.67% हुआ. इट मींस जो है 75 तो कभी होगा ही नहीं अगर सेंटर ने ना कर दिया. तो इट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट इज having practically
having practically a veto power. प्रैक्टिकली अ वीटो पावर, एक प्रैक्टिकली वीटो पावर अवेलेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना कर दिया तो फिर इसका मतलब है ये डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि कम से कम कितना वोट चाहिए, 75% ऑफ द वेटेड वोट इज नीडेड। सेंट्रल वेट सारे स्टेट का, अगर उसमें से एक आध स्टेट मना करता है तो फिर हो सकता है डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि उसका वेट जो है वो कम है। सारे स्टेट्स का जो शेयर है वो एक जैसा है। इसका मतलब है अगर यूपी को जितना वेट मिल रहा है उतना ही एमपी को मिल रहा है, उतना ही दूसरे स्टेट को मिल रहा है। तो जो छोटे स्टेट्स हैं और जो बड़े स्टेट्स हैं वहां पर पॉपुलेशन या उनकी इकोनॉमी, इनका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है व्हेन इट कम्स टू द वेटेड वोट्स ओवर ईयर। सारे स्टेट्स का मिला देंगे तो 2/3 ऑफ द टोटल वोट, फिर उनमें से जितने स्टेट्स हैं वहां पे उनको वो बांट दिया जाएगा। Thus one remember is how the decisions are taken by the GST Council. अभी GST Council is empowered. GST Council is empowered. ये GST Council डिसीजन लेगी empowered to include. GST Council is empowered to include. क्या इंक्लूड करने के लिए? empowered to include. किसको इंक्लूड करना है, कब इंक्लूड कर रहा है? when and what rate. when and what rate. what rate of GST, कब इंक्लूड करना है और GST का रेट क्या होगा। एग्जांपल के लिए जैसे we talk about this is here high speed diesel, high speed diesel, high speed diesel या aviation turbine fuel, aviation turbine fuel, aviation turbine fuel, high speed diesel और motor spirit, this is motor spirit, motor spirit, motor spirit और simply petrol, this is motor spirit या फिर natural gas, natural gas and petroleum crude, petroleum crude, petroleum crude. So क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए जीएसटी काउंसिल इनका डिसीजन ले सकती है कि हाई स्पीड डीजल ये अभी इंक्लूडेड नहीं है जीएसटी में, तो जीएसटी के में कब इनको लाना है, किस रेट पर लाना है, ये पावर किसको दे दी है, जीएसटी काउंसिल को। हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एज वेल एज पेट्रोलियम क्रूड। एंड आई होप यू ऑलरेडी नो दिस, इट्स वेरी सिंपल पॉइंट। जीएसटी अगर हम देखेंगे तो कैसा टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स है, दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं जैसे इनकम टैक्स है, दिस इज इनकम टैक्स, इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। ये कैसे टैक्सेस हैं, ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं, दीज आर द डायरेक्ट टैक्सेस, ये डायरेक्ट टैक्सेस है। डायरेक्ट टैक्स मींस जो पैसा टैक्स पे कर रहा है बर्डन उसी पर पड़ रहा है, तो टैक्स इंपैक्ट, टैक्स इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन। लेकिन जब टैक्स इंपैक्ट किसी और पर है और वो टैक्स इंसिडेंस को किसी और पर शिफ्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जीएसटी है जिसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स सब्ज्यूम हो गए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल इम्पॉइंट व्हिच हैज बीन सब्ज्यूम्ड ओवर हियर इज अ वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और दैट इज सेल्स टैक्स, वी हैव सीन सर्विस टैक्स। दो इम्पॉइंट थे, जैसे एग्जांपल के लिए वैट और दैट इज जीएसटी, सॉरी वैट और सेल्स टैक्स, दिस इज सेल्स टैक्स। बट अभी भी वैट एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है तो उस पे अभी भी अलग से वैट लग रहा है, सो दिस इज वैट। या फिर एग्जांपल के लिए सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स एंड अदर टैक्सेस टू, अदर टैक्सेस जैसे एग्जांपल के लिए एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स, ये सब कैसे टैक्सेस हैं, these are called as the indirect taxes। बट एक एग्जामिनेशन के लिए याद रखना कौन सा इसमें मर्ज नहीं हुआ है, अगर उसमें लिखा है तो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, basic customs duty, basic customs duty not subsumed, not subsumed, not subsumed in GST। क्योंकि अभी सारे टॉपिक डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे कम से कम वो क्वेश्चन याद रखेंगे। जैसे ऑब्वियसली बात है जीएसटी में डायरेक्ट टैक्स तो शामिल नहीं हुए, तो जीएसटी ने कौन से टैक्सेस को रिप्लेस किया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को। जैसे एग्जांपल के लिए एक्साइज ड्यूटी है या वैट है, या फिर एग्जांपल के लिए एंटरटेनमेंट टैक्स है, बट नॉट द एंटरटेनमेंट टैक्स व्हिच विल बी लेविड बाय द लोकल अथॉरिटीज ओवर देयर, तो वो नहीं है। बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं है, एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल अथॉरिटीज, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स है बट एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल अथॉरिटीज नहीं, एंटरटेनमेंट टैक्स बाय लोकल अथॉरिटीज इसमें सब्ज्यूम नहीं हुआ है, वो अभी भी लगा सकते हैं अलग से। बट यहाँ पर याद रखना एंटरटेनमेंट टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स। अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट टैक्स लिखा है तो यस ये एंटरटेनमेंट टैक्स भी सब्ज्यूम हो गया है अंडर द जीएसटी। सो दैट्स वन, रिमेंबर जीएसटी रिलेटेड न्यूज एंड सम ऑफ द important points which we have seen over there. So next we'll go to the next one is Covaxin। ये एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है करंट अफेयर्स में, कोवैक्सीन क्या है, या फिर वो वैक्सीन जो इंडिजिनसली डेवलप हुई है, इंडिया की पहली ऐसी वैक्सीन, तो क्या नाम है उसका। सो दिस इज वन नंबर इंडियाज इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन बाय भारत बायोटेक। कौन डेवलप कर रहा है, सो वन नेम रिमेंबर इज भारत बायोटेक।
is being developed in fullest development collaboration with किसके साथ में Indian Council of Medical Research as well as the National Institute of Virology Pune. So that's the Indian Council of Medical Research as well as National Institute of Virology Pune. This is the indigenous inactivated vaccine is developed and manufactured in Bharat Biotech's BSL-3. ये क्वेश्चन आता है आजकल एग्जामिनेशन में, BSL-3 क्या है? BSL-3 एक तरीके से सेफ्टी लेवल के हिसाब से जो लैब्स होती है उनको एक रैंक असाइन की गई है, उनका एक ग्रेड असाइन किया गया है. जैसे जैसे सेफ्टी लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उनका लेवल बढ़ता जा रहा है. तो दिस इज व्हाट बायो सेफ्टी लेवल 3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी. दिस इज द वैक्सीन रिसीव्ड DCGI अप्रूवल फॉर phase 1 and phase 2 human clinical trials and as well as the trials will commence across India from July 2020. देख नाम याद रखेंगे यहाँ पे, that is Covaxin. Next is ये कुछ क्वेश्चन है जो कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं इससे रिलेटेड. जैसे हमने देखा ICMR बहुत न्यूज में है अभी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. तो अगर ये ICMR या यहाँ पे हम बात करें कोवैक्सीन एक क्वेश्चन हो गया, लेकिन ICMR की कुछ बहुत सारी इस तरीके की लैब्स हैं या उस तरीके के इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट जो ICMR के साथ है. तो वो क्वेश्चन आ गया है कहां पर है. तो मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये कहां पर है. लाइक नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिसीजेस कहां है? आगरा. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहां पर है? अहमदाबाद. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ अहमदाबाद. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन कहां पर है? बेलगावी कर्नाटका. नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च बेंगलुरु. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन एनवायरमेंटल हेल्थ भोपाल. एनवायरमेंटल हेल्थ भोपाल. ये बाकी नहीं भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, तो आप ऐसे याद रखेंगे ये लेप्रेसी एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिसीजेस से रिलेटेड आगरा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेटेड अहमदाबाद, ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड बेलगावी कर्नाटका, डिसीज इंफॉर्मेटिक एंड रिसर्च कहां पर है? बेंगलुरु. एनवायरमेंटल हेल्थ भोपाल. रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड तो वो फिर चेन्नई में है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी अब जैसे न्यूज में है पूरा, तो कहां पर है एपिडेमियोलॉजी का नेशनल इंस्टीट्यूट? दैट इज इन चेन्नई. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी कहां पर है? न्यू दिल्ली. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च दैट इज इन न्यू दिल्ली. तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट of epidemiology that is in Chennai. National Animal Resource Facility for Biomedical Research that is in Hyderabad. National Institute of Nutrition ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम्स में इस तरीके से. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहां पर है? दैट इज इन हैदराबाद. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ जबलपुर मध्य प्रदेश. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जोधपुर राजस्थान. नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जोधपुर राजस्थान. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा एंड एंटेरिक डिसीजेस कोलकाता. cholera and enteric diseases Kolkata. Center for Research in Medical Entomology that is in Madurai Tamil Nadu. Research in Medical Entomology Madurai Tamil Nadu. National Institute of Immunohematology that is in Mumbai. Immunohematology that is in Mumbai. National Institute for Research in Reproductive Health Mumbai. Reproductive Health Mumbai. National Institute of Cancer Prevention and Research that is in Noida. So cancer prevention and research that is in Noida. National AIDS Research Institute that is in Pune, and National Institute of Virology that we have already seen that is also in Pune. National Institute of Virology that is in Pune. So these are some of the important institutes. Right now, one topic is with respect to current affairs international, that is Belarus protest. We'll be shuffling this, we'll be putting some other topics together. थोड़ा एग्जामिनेशन के लिए याद रखना आसान है, अदरवाइज एक जैसी चीजें पढ़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है. जहां इंपॉर्टेंट उतना नहीं है तो उसको मैंने थोड़ा इजी जल्दी से कवर करा दिया. जैसे भी हमने इंस्टीट्यूट देखा है तो वो उसको थोड़ा याद वैसे ही रखना है आपको, उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने जैसी चीजें नहीं है. बेलारूस में प्रोटेस्ट चल रहा है. बेलारूस इज वन ऑफ द कंट्री विच इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मर यूएसएसआर. एग्जांपल यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स अगर हम देखें, दैट वाज द यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट
यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर रिपब्लिक्स। ये 1917 से लेकर के 1991, और 1991 में इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया ऑफ यूएसएसआर, डिसइंटीग्रेशन हुआ। और जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इस यूएसएसआर के खत्म होने के बाद में, डिसइंटीग्रेशन के बाद में, इसमें रशिया और 14 कंट्रीज बाहर आई है, रशिया प्लस 14 कंट्रीज। इफ यू talk about like Estonia, Latvia, Lithuania, Georgia, Ukraine, Azerbaijan, Moldova, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, right? These countries which came out of this, example, Belarus is one of those countries here when we talk about the former USSR. तो बेलारूस भी उसी का पहले पार्ट था of this USSR. रशिया प्लस 14 कंट्रीज। ये भी क्वेश्चन है, जब यूएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो कितनी कंट्रीज उससे बाहर आई? दैट इज रशिया और बाकी की 14 कंट्रीज। और ये जो बाकी की 14 कंट्रीज हैं, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये रशिया प्लस 14, रशिया प्लस 14, इन 14 को अगर मैं डिवाइड करूं तो एक ये भी नाम याद रख सकते हैं, दैट इज जॉर्जिया, जॉर्जिया यूक्रेन, जॉर्जिया यूक्रेन, अजरबैजान, जॉर्जिया यूक्रेन, अजरबैजान एंड मोल्डोवा, जॉर्जिया यूक्रेन, अजरबैजान एंड मोल्डोवा। ये 4 कंट्रीज कभी कभी लिखा रहता है गुआम। वैसे तो गुआम यूएस का एक अलग से पार्ट है, दैट इज रिमेंबर गुआम इफ यू से इज अ टेरिटरी दैट इज अ पार्ट ऑफ यूएस, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन इफ यू सी, सो ये अगर चारों को इस तरीके से लिख ले कैपिटल लेटर्स में, this is Guam, a kind of a group there, that is GUAM. So this is Georgia, Ukraine, Azerbaijan and Moldova. Plus this is 14. तो एक तो रशिया प्लस 14 में, इनमें से 14 में 4 तो ये थे। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आता है बाल्टिक स्टेट का। बाल्टिक स्टेट, क्योंकि यहाँ पर बाल्टिक सी है उसके पास में, इसलिए इनको बोलते हैं बाल्टिक स्टेट। तो बाल्टिक स्टेट कैसे कहते हैं? बाल्टिक स्टेट 3 कंट्रीज हैं, इस्टोनिया, वन इज इस्टोनिया, वन इज लात्विया, LATVIA लात्विया, और फिर लिथुआनिया, LITHUANIA लिथुआनिया। सो दिस इज लिथुआनिया, एस्टोनिया, लात्विया, इनको बोलते हैं बाल्टिक स्टेट। ये भी इसी का पार्ट है, देयर आल्सो द पार्ट ऑफ द फॉर्मर यूएसएसआर। अब अलग है, सब अलग हो गए, इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान, मोल्डोवा। अभी भी बहुत सारी कंट्रीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्राइसिस चल रहा होता है। तो प्लीज क्या याद रखेंगे, क्या बताया मैंने आपको, अगर हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया प्लस 14 ये यूएसएसआर था। इस 14 में से 4 हमने देखा, वो कौन सी कंट्रीज थी? जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान और मोल्डोवा। और प्लस हमने 3 कंट्रीज देखा, वो 3 कंट्रीज कौन सी हैं? बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट मींस दैट इज एस्टोनिया, लात्विया एंड लिथुआनिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट वन कंट्री ओवर हियर इज कॉल्ड एज सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वो एक सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो इवन दीज कंट्रीज आर आल्सो देयर। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो फिर देयर इज अ बेलारूस, बेलारूस भी है। तो 5 ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। आप चाहें तो अभी मैं लिखा देता हूं यहाँ पे 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ये भी क्वेश्चन आता है सेंट्रल एशियन की कौन सी कंट्री है। सो वन इज बेलारूस एंड वन इज अर्मेनिया, अर्मेनिया एंड बेलारूस। सो ये क्या है? अर्मेनिया, बेलारूस, 2, 5, 2, 7, 3, 10 और 4, 14, 14 एंड प्लस रशिया 15, ये सब किसके पार्ट थे पहले? दीज वर द पार्ट ऑफ द फॉर्मर यूएसएसआर। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? वो सेंट्रल एशिया अगर क्वेश्चन आता है तो सेंट्रल एशिया में प्रिंसिपली सेंट्रल एशिया की टॉक अबाउट ये 5 कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया में। वन इज कजाकिस्तान, दिस इज कजाकिस्तान, one is Kazakhstan. Kazakhstan is the biggest landlocked country in the world. This is biggest landlocked country. Landlocked country का मतलब होता है ऐसी कंट्री जिसके आसपास मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है, समुद्री सीमा नहीं है, समुद्र नहीं है। अगर सी नहीं है तो फिर वो लैंडलॉक्ड, लैंडलॉक्ड का मतलब चारों तरफ से जमीन है। कजाकिस्तान इज अ बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द कजाकिस्तान। फिर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। दिस इज उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अफगानिस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, प्लीज रिमेंबर तुर्कमेनिस्तान। सो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये 5 कैसी कंट्रीज हैं? सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ये भी किसका पार्ट थे? दे वर द पार्ट ऑफ द फॉर्मर यूएसएसआर। तो आप समझ सकते हैं कि यूएसएसआर कितना बड़ा हुआ करता था। एंड नाउ दिस यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड इन 1991। और उसके बाद में उसमें कहीं जहां इन कंट्रीज में जो इश्यूज चल रहे हैं वो अलग बात है, पर फिलहाल जीके का एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो यूएसएसआर था 1917 से लेकर के 1991। एग्जाम्पल, अभी जो जार बॉम्ब को लेकर के इन्होंने एक वीडियो रिलीज किया था, वो अक्टूबर 1961 में टेस्ट किया था उस हाइड्रोजन बॉम्ब का यूएसएसआर ने। तो यूएसएसआर मींस उस समय ये था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और जब यूएसएसआर हमने देखा डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, तो डिसइंटीग्रेशन के बाद इससे कौन बाहर आया? रशिया।
रशिया के अलावा हमने देखा 2 कंट्रीज और, आर्मेनिया और बेलारूस, और इसको याद रखने के लिए ऐसे लिख दिया मैंने ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। प्लस हमने देखा जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान, मोल्डोवा 4, प्लस 5 कंट्रीज कहां से हैं, सेंट्रल एशिया वाली 5 कंट्रीज, वो सेंट्रल एशिया, और प्लस 3 कंट्रीज कौन सी कंट्रीज हैं, बाल्टिक स्टेट्स वाली। सो बाल्टिक स्टेट्स, 3 कंट्रीज फ्रॉम बाल्टिक स्टेट्स, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, यूक्रेन, अजरबैजान, मोल्डोवा, बेलारूस, आर्मेनिया एंड रशिया। दैट वाज अ टोटल यूएसएसआर। अब यूएसएसआर का एक पहले पुराना पार्ट दैट्स बेलारूस। अब अभी भी यूरोप के कुछ लोग कहते हैं कि एक जगह जहां डिक्टेटरशिप चल रही है अभी, वो एक तरीके से जो डिक्टेटरशिप, लास्ट डिक्टेटरशिप ऑफ द यूरोप, दैट इज बेलारूस। इस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये जीके का क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स में क्वेश्चन क्या है, बेलारूस में जो प्रोटेस्ट चल रही है वो किसके खिलाफ है, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट के तौर पर दोबारा इलेक्ट हुए हैं। एक्चुअली जब से ये हम देख रहे हैं बेलारूस एक तरीके से जब यूएसआर से अलग हुआ है, तब से लगातार यहाँ पर जो रूल चल रहा है वो किसका रूल चल रहा है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको का है। और दैट्स व्हाट रिमेंबर द पीपल थिंकिंग एज इफ द पर्सन हैज बिकम अ काइंड ऑफ एन दिस autocrat, a person has become a kind of a dictator who's right having a command on the decision making and other powers, etc. So it's Alexander Lukashenko. He has served as a country's first president since 1994. तो तब से ये कंट्री के वही प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। इन काफी सारी कंट्रीज में हमने देखा है कि ये बहुत पहले से चलता रहा इस तरीके से। Some call Belarus as Europe's last dictatorship. तो एक तो नाम याद रखना, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस सिंस 1994। बेलारूस में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है, स्वतलाना अलेक्सीविच। ये क्या है स्वतलाना अलेक्सीविच? ये एक बेलारूसियन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जिनको 2015 का नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर का फॉर हर पॉलीफोनिक राइटिंग्स, अ मॉन्यूमेंट टू सफरिंग एंड करेज इन आवर टाइम, बिकेम द फर्स्ट राइटर फ्रॉम द बेलारूस टू रिसीव द नोबेल प्राइज। एक्चुअली क्या है ना, क्योंकि अभी ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इसमें इनका नाम बाहर आ रहा है तो वो न्यूज़पेपर में आ गया। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि कहानी इतनी जरूरी नहीं होती है, पर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में क्या बन जाते हैं। क्वेश्चन इज दिस दैट स्वतलाना अलेक्सीविच हु वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज विनर ऑफ 2015 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। या फिर क्वेश्चन घूम के ऐसा आएगा 2015 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इनमें से किसको मिला था। तो हमें लगता है 2015 का क्वेश्चन क्यों पूछा है, 2015 का नहीं है, वो नया है। क्यों नया है? क्योंकि बेलारूस में प्रोटेस्ट चल रही है और जब ये प्रोटेस्ट चल रही है तो वहां पे प्रोटेस्ट में एक नाम बार बार जो उभर के सामने आ रहा है वो स्वतलाना अलेक्सीविच का है, जो जिनको 2015 का नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में। इनकी फेमस एक बुक है, उसको बोलते हैं जिंकी बॉयज, दैट इज जिंकी बॉयज, जिंकी बॉयज, जिंकी बॉयज। एक जो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट जब स्टार्ट किया हमने तो पहले ही मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है बुक्स एंड ऑथर्स, बाद में लिस्ट देना एक आसान काम है, वो दे दूंगा, पर हम पढ़ते पढ़ते उसको देख रहे हैं कि कहाँ किसकी रिलेवेंस होती है, वहां वो आता जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने जब विजयलक्ष्मी पंडित को देखा तो उनकी राइटिंग से उनके मेमोयर के नाम लिख दिए वहां पे, तो वो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बन जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर जिंकी बॉयज, सोवियत वॉइसेस फ्रॉम अ फॉरगेटन वॉर, ये सिंपली आ जाएगा जिंकी बॉयज। किसका वर्क है? दिस इज द वर्क ऑफ द स्वतलाना अलेक्सीविच। अब चूंकि याद रखेंगे इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला हुआ है, तो इट मींस हम उसी को थोड़ा सा कनेक्ट कर देते हैं विद द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो भी रिसेंटली मिला हुआ है। तो 2018 एंड 19, एक्चुअली 2018 का नोबेल प्राइज बिकॉज ऑफ द सर्टेन स्कैंडल राइट इट वाज कैंसल्ड, और फिर बाद कैंसिल का मतलब उस साल नहीं दिया, फिर 2019 में दोनों को दिया, 2018 के लिए भी और 2019 के लिए। तो पहला याद रखेंगे 2018 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला है? ओल्गा टोकार्गुजुक, शी इज फ्रॉम पोलैंड, पोलैंड से हैं। इनकी फेमस जो वर्क है दैट इज रिमेंबर इज फ्लाइट्स एंड एज वेल एज ड्राइव योर फ्लो ओवर द बोन्स ऑफ द डेड। दो इंपॉर्टेंट फेमस बुक है इनकी, वन इज ड्राइव योर फ्लो ओवर द बोन्स ऑफ द डेड एंड एज वेल एज द फ्लाइट्स। एंड नंबर 2019 में जो मिला है जिनको, वो पीटर हनके हैं। पीटर हनके इज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, however he writes in German, so he writes in German, this Peter Handke from Austria। इनकी जो लैंग्वेज ऑफ राइटिंग है, एग्जांपल ये ओल्गा टोकार्जुक, दैट्स पोलैंड, और ये कहां से हैं? ऑस्ट्रिया से हैं। द गोलीज एंजाइटी एट द पेनल्टी किक, ये इनकी एक फेमस बुक, दैट्स गोलीज एंजाइटी एट द पेनल्टी किक। साथ ही साथ अ सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स, साथ ही साथ देयर इज ऑफ ऑफेंडिंग द ऑडियंस एंड एज वेल एज द विंग्स ऑफ डिजायर। तो क्या क्वेश्चन है, 2015 की जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर रिसिपिएंट है वो न्यूज में है, और जब वो न्यूज में है तो 2018 एज वेल एज 2019। और दूसरा याद रखेंगे 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर रिमेंबर अगेन फ्रॉम लिटरेचर का नोबेल, लिटरेचर नोबेल ऑफ 2013 किसको मिला? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर इज फर्स्ट एशियन, डेफिनेटली फर्स्ट इंडियन, राइट? जब हम एशियन बोल रहे हैं तो इंडियन होएगा। फर्स्ट एशियन, फर्स्ट इंडियन
to receive the Nobel Prize in the field of just किस फील्ड में मिला था, लिटरेचर। उनका जो फेमस वर्क है वो है गीतांजलि। पहले पर्टिकुलर वर्क को आइडेंटिफाई करते थे, अब तो टोटल वर्क है, टोटल कंट्रीब्यूशन है। दैट्स रिमेंबर इज 1913, आपने इंडिया के हिसाब से उसमें कंबाइन कर लिया, दैट्स रविन्द्रनाथ टैगोर। यही मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि हमने क्या देखा है, एक है जो न्यूज में है और दूसरा न्यूज से जो डायरेक्शन मिल रही है पुराने क्वेश्चन को। जैसे हमने देखा बेलारूस में प्रोटेस्ट है, तो बेलारूस किसका पार्ट है, फॉर्मर यूएसआर का। ज्यादातर न्यूज़पेपर में आप देखोगे तो वहां पर इन्फ्लुएंस है कि पुतिन का जो है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है बेलारूस में। ये बेलारूस रशिया के काफी क्लोज है। लेकिन अगर हम एग्जाम का क्वेश्चन देखेंगे तो पुतिन वाला और रशिया वाला भी हम अलग से देख रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन रशिया हैज टेकन प्लेस, सो दैट वी विल डिस्कस अलोंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इलेक्शन। और अभी प्रणब दा की डेथ हो गई है, तो वो भी हम उसी को कंबाइन कर लेंगे विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। प्रणब मुखर्जी अभी हमने देखा है उनकी डेथ हो गई, तो फिर प्रणब मुखर्जी के इशू को उसी से कंबाइन कर लेंगे। तो व्हाट इज दिस ओवर, रिमेंबर ये इश्यूज को कंबाइन करना है, देखना है कि एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन कैसे हम निकाल सकते हैं और हाउ वी कैन कवर कंप्रिहेंसिवली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी इस वाले पार्ट में इतना, फिर हम बाकी की जो है इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट कवर करेंगे। कोशिश करेंगे वी कैन हैव अ जुडिशियल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पीपीटीज एज वेल एज अ नॉर्मल। हालांकि नॉर्मली विल बी मोर आई विल बी मोर कंफर्टेबल, बट स्टिल रिमेंबर क्योंकि इंफॉर्मेशन कवर करनी होती है, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो हम इसको भी साथ में लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट।